हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जिस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ये चैप्टर है स्टैंडर्ड 10 का हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग उस समय को समझने की कोशिश करेंगे कि जिस समय इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया में आए थे, इंडस्ट्रीज की जब उत्पत्ति हुई थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिकरण। और इंडस्ट्रीज जब पूरी दुनिया में आई तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। कुछ अच्छे भी चीज़ें हुई, कुछ बुरी चीज़ें भी हुई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुब्रत दास और मेरे चैनल का नाम है सुब्रत सर क्लास। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ये चैप्टर आपके टर्म 2 के पोर्शन का भी चैप्टर है। ज़रा सा ध्यान से सुनिए, आप लोग को बहुत ही आसानी से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इंडस्ट्रियलाइजेशन। बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी होता है औद्योगिकरण। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? इसके पहले तो कॉटेज इंडस्ट्री था, या फिर हाउस इंडस्ट्री था, या फिर छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसको हम लोग कहते हैं। छोटे छोटे लोग, या तो छोटे छोटे जगह पर दो चार लोग मिलकर करते थे काम, या फिर परिवार के लोग मिलकर काम करते थे, या फिर एक ग्रुप मिलकर काम करते थे। तो धीरे धीरे ये इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि सबसे पहली बात, इंसान का दिमाग ऐसा है जो कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। क्रिएटिविटी इंसान के जन्मजात से जुड़ी हुई है। हम जब भी सोचते हैं तो कुछ ना कुछ नया ही सोचते हैं, और वो नयापन हमारे डेली यूज़ के जीवन में कहीं ना कहीं बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण उसी क्रिएटिविटी का नतीजा है। तो पहले ज़रा से इसका डेफिनेशन को समझेंगे। इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विद द हेल्प ऑफ मशीन्स इन फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे सिंपल सा डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स का मतलब सामान होता है, विद द हेल्प ऑफ मशीन इन फैक्ट्रीज। ये है सबसे बेटर डेफिनेशन, सबसे छोटा, सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा टिकाऊ। द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन वाज ब्रिटेन। याद रखिएगा, सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में हुआ, और ब्रिटेन से धीरे 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 पूरी दुनिया में हुआ। इसके फीचर्स क्या हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? ये 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स लिखने ही होंगे। तो क्या है फीचर्स? कि हैंडमेड गुड्स टू मशीन मेड गुड्स इन फैक्ट्रीज। पहले हाथ से जो चीज़ बनता था, अब वो मशीन से बनने लगा। कॉटेज टू फैक्ट्री। कॉटेज मतलब छोटा जगह, एक छोटे से जगह पर मिल के काम करते थे, अब सीधा सीधा फैक्ट्री में काम करने लगे। मतलब एक परफेक्ट और परमानेंट जगह हो गया जहाँ पर सिर्फ प्रोडक्शन का ही काम करना है। नेक्स्ट है लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जाहिर सी बात है, मशीन से बनेगा तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन ही होगा, क्योंकि हाथ से बनने वाला प्रोडक्ट थोड़ा स्लो होता है, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होता है, वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। Started in England in latter parts of the 18th century and introduction of the labor class। ये जो फर्स्ट टाइम था भाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बहुत बड़ा फीचर है कि लेबर क्लास का भी शुरुआत हुआ, क्योंकि इंडस्ट्रीज होगी तो लोग मिलेंगे ही, लोगों की ज़रूरत हो गई होगी काम करने के लिए। तो वो लोग जो इंडस्ट्री में काम करते, स्पेशली उनको एक नाम दिया गया लेबर क्लास। चलिए, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड में जाएंगे कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। 2 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। प्रोटो का मतलब होता है पहले, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या होता था? तो प्रोडक्शन इन द 17th सेंचुरी, आर्टिजन्स वर्क फॉर मर्चेंट्स टू प्रोड्यूस गुड्स। ये आर्टिजन्स मतलब कारीगर होता है, ये मर्चेंट्स मतलब व्यापारी। कारीगर व्यापारी के लिए काम करते थे। आर्टिजन्स टू रॉ मटेरियल फ्रॉम द मर्चेंट्स फॉर प्रोडक्शन। आर्टिजन्स को मर्चेंट रॉ मटेरियल दे देते थे अपना काम करने के लिए। देयर कॉटेज फंक्शनड एज अ फैक्ट्री। तो उनका जो घर होता था उसी में वो लोग काम करते थे, अपने हिसाब से काम करते थे।
एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स ट्रेंड क्राफ्ट पीपल मेंटेन द कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन। ये जो इनके प्रोड्यूसर्स के जो एसोसिएशन होता था और जो ट्रेंड क्राफ्ट पीपल होते थे, जिनको हम लोग स्किल्ड लेबर भी कहते हैं, ये लोग मिलके प्रोडक्शन का कंट्रोल, माने कितना प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोड्यूस करके देना है, ये सारा कंट्रोल इनके हाथ में होता था। एंड रेस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ न्यू ट्रेडर्स। तो इनका जो ग्रुप होता था वो स्पेशली न्यू ट्रेडर्स की एंट्री को रोक के रखते थे, क्योंकि न्यू ट्रेडर होंगे तो प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, इसलिए ये लोग सभी के साथ ट्रेड नहीं करते थे। इनका ट्रेडिंग सबके साथ खुलकर नहीं था, रेस्ट्रिक्टेड था, ये नए लोगों को घुसने नहीं देते थे। तो इसके बाद क्या हुआ, ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से पहले की घटना है। इसके बाद क्या हुआ, कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्रीज जब आया उसके बाद क्या हुआ बेसिकली, तो अर्ली फैक्ट्रीज इन द इंग्लैंड केम अप बाई 1730s। 1730 के आसपास में धीरे धीरे फैक्ट्रीज का सेटअप हुआ, फैक्ट्रीज का कॉन्सेप्ट आया, फैक्ट्रीज काम करके लोगों को दिखाने लगी। फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा कॉटन मिल। तो सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज ही आया, क्योंकि इस समय तक हम लोग का हर कंट्री में लगभग लगभग फाइबरस रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा होते थे, जैसे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, और इंडियन कॉटन एंड सिल्क का तो पूरी दुनिया में बेहद सबसे ज़्यादा डिमांड था। Many factories sprang up in England. A series of inventions took place in the form of carding, twisting, spinning, rolling. तो ये सारे जो काम थे ये मशीन से होने लगे। तो मशीन से होने से क्या हुआ, क्वालिटी बेटर होने लगा, क्योंकि इंसान जब काम करता है ना तो एक के बाद दूसरा में कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है, लेकिन जब मशीन काम करता है तो वो वेरिएशन नहीं लाता है, मशीन थकता भी नहीं है, क्वालिटी मेंटेन रहता है और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो चौबीसों घंटे काम कर सकता है नॉन स्टॉप बिना थके। लेकिन इंसान के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो चौबीसों घंटे काम नहीं कर सकता है। तो ये जो पिक्चर दिख रहा होगा, पहले इस तरीके से कॉटेज इंडस्ट्री होता था, मर्चेंट्स आर्टिजन्स को कंट्रोल करते थे, इस तरीके से हम लोग इसको पुराने समय का फैक्ट्री कह सकते हैं। बट नाउ डेज ये तो चेंज हो गया है, अब तो मशीन्स दिखती है हर जगह, सेटअप वाइज और प्रोडक्ट के हिसाब से मशीन्स को सेटअप किया जाता है, ताकि प्रोडक्ट को डायरेक्ट पैक करके सेल के लिए ले जा सके। तो ये है फैक्ट्री के आने के बाद का सीन क्या हुआ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, एक टॉपिक है इस चैप्टर में गोमेस्थस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, चाहे 3 नंबर में पूछे, 2 नंबर में पूछे, कहीं ना कहीं ये इससे रिलेटेड टॉपिक हमेशा आता है। तो बेसिकली गोमेस्थस क्या थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गोमेस्थस, दैट मीन्स दिस इज ए पोस्ट विच वॉज अपॉइंटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कलेक्ट द सप्लाई फ्रॉम वेबर्स। वेबर्स लोगों से सप्लाई लेने के लिए इसको रखा गया था। वेबर्स लॉस्ट बार्गेनिंग पावर एंड लॉस्ट लैंड्स फॉर सेटिंग लोन्स। तो इनके साथ क्या होता था, जब भी इंडिया में एक बार ऑर्डर सेट हो जाता था तो उसके बाद इनको लोन मिलता था काम करने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। चलिए देखते हैं, इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। द गोमेस्थस वर द पेड सर्वेंट्स whose job was to supervise the weavers, collect supplies and examine the quality of cloth। क्लियर है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आई होप ये क्लियर होगा कि गोमेस्थस वर द पेड सर्वेंट whose job was to supervise the weavers, collect supplies and examine the quality of cloth। चलिए, इसके बाद अब गोमेस्थस का कॉन्सेप्ट को ब्रिटिशर्स क्यों लाए, ये हम लोग इम्पॉर्टेंट है। कहीं एक दो बार रीजनेबल क्वेश्चंस भी आते हैं, व्हाई गोमेस्थस वर अपॉइंटेड इन इंडिया, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों, द एम ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बिहाइंड अपॉइंटिंग गोमेस्थस was to work out a system of management and control। ये बेसिकली ब्रिटिशर्स लोगों का पॉलिसी था। हम लोग जानते हैं शुरू से ही ब्रिटिशर्स लोग बहुत ही तेज थे, बहुत दूर का प्लानिंग करके चलते थे। तो ये उनका एक तरीके से सिस्टम था कि इसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल बोलकर जो पॉलिसी था, ये उसके तहत इन लोगों ने गोमेस्थस का अपॉइंटमेंट दिया था। दैट वुड एलिमिनेट द कंपटीशन, कंट्रोल कॉस्ट एंड इंश्योर रेगुलर सप्लाईज ऑफ कॉटन एंड सिल्क। तो गोमेस्थस का ये रोल था
कि वो मैनेजमेंट और कंट्रोल के काम को देखेंगे और उनके अपॉइंटमेंट से कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा, कॉस्ट कंट्रोल होगा और रेगुलर सप्लाई हमेशा रहेगा। क्योंकि मटेरियल सप्लाई करने के बाद बहुत माने फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने में बहुत माने ये सप्लाई रिटर्न लेने में बड़ा प्रॉब्लम होता था। क्योंकि रीज़न था कॉटेज इंडस्ट्री था, कभी और चूंकि मौसम का प्रभाव भी पड़ता था जिसके चलते काम में स्लो होते थे, मतलब काम में डिले होता था, सप्लाई देने में डिले होता था। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो इसलिए गोमेस्थस को अपॉइंट किया गया ताकि उनका टाइम पर रेगुलर सप्लाई होता रहे, ताकि ये जो फैक्ट्रीज ये लोग बैठाए थे उस फैक्ट्रीज में रॉ मटेरियल टाइमली मिलता रहे, ताकि उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे मार्केट पर फिनिश गुड्स दे सके। तो ये रीज़न था। लेकिन गोमेस्थस के अपॉइंटमेंट के बाद से क्या हुआ बेसिकली, हम लोग अब उस चीज़ को देखेंगे। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट हैपेंड आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ गोमेस्थस इन द इंडियन सोसाइटी या इन द इंडियन मार्केट। उसके बाद क्या हुआ, सून देर वेर क्लैशेस बिटवीन द वेबर्स एंड द गोमेस्थस हु बिगेन इल ट्रीटिंग द वेबर्स। इसके पहले क्या होता था, लोकल लोग रहते थे जो वेबर्स से परिचित होते थे, वेबर्स के प्रॉब्लम को जानते थे, समझते थे, तो वो लोग वेबर्स के साथ मिलकर काम करते थे ताकि वेबर्स को सपोर्ट दे सके। लेकिन यहाँ पर गोमेस्थस तो आउटसाइडर्स थे, इसको वेबर्स के कंडीशन से कोई मतलब नहीं, इसको तो बस भाई सप्लाई दिया है, अब रिजल्ट दो, बात ख़त्म। तो इस तरीके से जब जाति होने लगा, क्योंकि वेबर्स लोगों को गोमेस्थस पनिशमेंट देने लगे, अगर वो टाइम पर काम नहीं करके देते थे या टाइम आउट होता था तो पनिशमेंट देने लगे। तो ये कंडीशन क्या हुआ, धीरे धीरे वेबर्स और गोमेस्थस के बीच में क्लैश होने लगे। क्लैश का मतलब दोनों के बीच में मन मुटाव, लड़ाई, ये सब होने लगा। दे डिड नॉट अलाउ द कंपनी वेबर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस टू अदर्स। अब गोमेस्थस जाहिर सी बात है, अब कंपनी वेबर्स को लोगों को अलाउड ही नहीं करने लगी, वो किसी और को बेचेंगे, मुझे ही बेचना है, मोनोपोली यहाँ पर क्रिएट हो गया। व्हेन द ऑर्डर वाज प्लेस्ड वेबर्स वर गिवन लोन। तो ये प्रोसेस था कि जैसे ही एक बार ऑर्डर प्लेस हो गया कि हमको इतना मीटर कपड़ा चाहिए, तो लोन मिल जाता था। एंड टू ये लोन मिलता था टू परचेज द रॉ मटेरियल। Who had accepted loan from the company had to hand over the cloth they produced to the गोमेस्थस only। तो जो लोग लोन लेते थे वो लोग लोन लेने के बाद फिनिश्ड गुड्स को, उनका जो भी थान का कपड़ा होता था, उस चीज़ को गोमेस्थस को ही हैंड ओवर करना है। और गोमेस्थस करेक्ट रेट भी नहीं देते थे, ये भी एक प्रॉब्लम था। तो यहाँ पर ब्रिटिश मोनोपोली चला रहे थे कि नहीं, अब कैसे कलेक्शन करना होगा गोमेस्थस समझेगा। तो इसी दौरान जब गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मोमेंट जब गांधी जी ने शुरू किया था, तो वेबर्स लोगों ने बहुत भयंकर आंदोलन किया था, उसमें सपोर्ट किया था, उन लोगों ने काम ही करना बंद कर दिया था। चलिए, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेटिंग ऑफ द फैक्ट्रीज़। तो ये फैक्ट्रीज जब आया तो बेसिकली क्या क्या चीज़ें हुई वो देखेंगे। रीज़न था कि इंडस्ट्रीज़ उन लोगों ने बैठा लिया था, ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ आ गए थे। तो ब्रिटिश उस इंडस्ट्रीज़ को पूरी दुनिया में, क्योंकि एक समय था ब्रिटिश का ऑल ओवर वर्ल्ड का 50% पार्ट उनके कॉलोनी में थे। इंडिया भी ब्रिटेन का एक कॉलोनी ही था। इवन अमेरिका भी एक समय में ब्रिटेन का कॉलोनी था। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तो थे ही। आज के समय में जो म्यांमार है, जिसको हम लोग पुराने समय में बर्मा कहते थे, वो भी ब्रिटेन का ही कॉलोनी था। तो ब्रिटेन के कॉलोनी में ब्रिटिशर्स लोग क्या करते थे, जहाँ जहाँ उनके कॉलोनी थे वहाँ वहाँ से रॉ मटेरियल्स, चाहे जिस रूप में, मैंने उस कंट्री में जो भी उगता था वो एज अ रॉ मटेरियल वहाँ से लेकर आते थे और अपने ही फैक्ट्रीज़ में उसको फिनिश्ड रूप देकर, फिर से फिनिश हो गया, अब उसको वही चीज़ को पैक करके दोबारा उसी कंट्री को एज अ मार्केट के रूप में यूज़ करते थे अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। मतलब गजब का क्या कहावत है, आम के आम और गुठलियों के भी दाम। प्रॉब्लम ये था हमारे साथ कि हम लोग को पता ही नहीं था कि भाई ये जो कपास है, ये रुई है या सिल्क है, या हम लोग जो थान बनाकर दे रहे हैं, कपड़ा बनाकर दे रहे हैं, इसका क्या दाम होना चाहिए।
क्योंकि जब वो बेच रहे थे तब तो बड़ा महंगा बेच रहे थे। लेकिन इनके जो बेचने का तरीका था, इनका जो बेचने का प्रोडक्ट था, वो हमारे इंडियन वेबर्स जो वही कपड़ा बेच रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा महंगा हो रहा था। ब्रिटिशर्स लोग उससे सस्ता रख रहे थे क्योंकि वो मशीन से बनाते थे, उनका लेबर कॉस्ट सब कम पड़ता था। सोचिए, अपने फैक्ट्री में बनाकर जहाज में लाद कर इंडिया में ला कर बेच रहे हैं, वो भी इंडियन मार्केट के जो सामान प्रोड्यूस हो रहा है उससे सस्ता। तो सोचिए उनका कितना चीप रेट हो गया होगा, क्योंकि फैक्ट्री में बन रहा है। बस यही फ़र्क समझने वाली बात है कि फैक्ट्री आया तो क्या क्या हुआ। इंडस्ट्रीज वेर सेटअप इन डिफरेंट रीजन्स। ब्रिटिशर्स लोग इंडस्ट्री भारत में ही लगाने लगे। तो फर्स्ट कॉटन मिल वाज सेटअप इन बॉम्बे इन 1854। ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है कि फर्स्ट कॉटन मिल वाज सेटअप इन बॉम्बे इन 1854 एंड फर्स्ट जूट मिल सेटअप इन बंगाल, क्योंकि जूट बंगाल में बहुत ज़्यादा उगता था और बॉम्बे, गुजरात, महाराष्ट्र वाले रीजन में बहुत ज़्यादा कॉटन उगता था, इसलिए कॉटन मिल वहाँ बैठाया और जूट मिल बंगाल में बैठाया। एंड 1830 से 40 के समय में द्वारकानाथ टैगोर जी ने ही सेटअप 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज इन बंगाल। इन्होंने 6 एक साथ 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज बंगाल में खोला था। कैपिटल वाज एक्यूमुलेटेड थ्रू द ट्रेड नेटवर्क्स। तो ये जो फैक्ट्रीज बैठाने का जितना भी खर्च होता था, ये ट्रेड नेटवर्क के बीच से ही पैसा निकाल कर ये फैक्ट्री में लगाया गया, क्योंकि फैक्ट्री का कमाई बेहिसाब था। उस समय तो कोई नियम था ही नहीं। टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यूरोपियन मैनेजिंग द एजेंसीज इन फैक्ट कंट्रोल लार्ज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार तक तो भाई ब्रिटिशर्स लोगों के हाथ में 100% कंट्रोल था पूरा का पूरा इंडियन मार्केट का, फर्स्ट वर्ल्ड वार तक। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद से धीरे धीरे इंडियन इंडस्ट्रीज मतलब उनके हाथ से निकलने लगे, उनके एजेंसीज के हाथ से निकलने लगे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। इस समय तक तो मैनचेस्टर भी आ गया था। बाय 1950 इंडिया बिगेन टू इम्पोर्ट मैनचेस्टर कॉटन फ्रॉम ब्रिटेन। With rise in Manchester imports, Indian export and local market decline। तो ये एक प्रॉब्लम आया कि ब्रिटिश 1950 तक क्या हुआ, मैनचेस्टर से इंपोर्ट करने लगे कॉटन को, और जब कॉटन बाहर से आने लगा तो इंडियन एक्सपोर्ट और लोकल मार्केट खराब हो गया, क्योंकि जब बाहर से आप ले रहे हो तो हमारे देश के जो फार्मर्स हैं उनसे आपने कॉटन खरीदना बंद कर दिया। तो कॉटन चावल दाल तो है नहीं कि नहीं कोई खरीदा तो हम लोग घर में यूज़ कर लेंगे। तो घर में यूज़ करना, उसको रखने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक सेंसिटिव होता है, मॉइस्चर पाने से वो ख़राब हो जाता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो हमारा जो लोकल मार्केट था वो डिक्लाइन किया, क्योंकि जब अब एक समय था कि बहुत ज़्यादा इंडियन कॉटन का डिमांड था तो लोग कॉटन उगाने लगे। अब आपने तो उगा लिया, लेकिन आपने क्या किया, उसी बीच में दूसरा सोर्स ढूंढ लिया, मैनचेस्टर से कॉटन आने लगे, वो और ज़्यादा सस्ते होने लगे। तो ये इंडियन मार्केट पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन इन इंडिया वाज डिक्रीज्ड एंड वेवर्स वर फोर्स्ड टू बाय द कॉटन एट हाई प्राइसेस। यहाँ पर पहले क्या होता था, थोड़ा सा वेवर्स लोगों को फेवर मिल जाता था कि भाई कॉटन खरीदना है तो अपने इंडियन फार्मर से ही कॉटन खरीदते थे, तो वो रेट में बार्गेनिंग होता था। इससे क्या होता था, बेसिकली इंडियन फार्मर्स को भी थोड़ा बहुत कमाई हो जाता था। लेकिन जब कॉटन बाहर से आने लगा तो ब्रिटिशर्स ने फिर मोनोपोली लगाया कि आपको वही कॉटन खरीदना है और मुझे उसी कॉटन से बना हुआ कपड़ा चाहिए। तो ये मोनोपोली भी इंडियन फार्मर्स को नुकसान पहुंचाया और उनके माने इरादों को कमज़ोर किया, और अल्टीमेटली इससे जो विद्रोह की भावना बनी वो कहीं ना कहीं जाकर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वाले सेंस के साथ जुड़ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ये लास्ट टॉपिक है इस स्लाइड का। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ब्रिटिशर्स लोग अब देखने लगे कि इंडियन लोग भी कपड़ा बना रहे हैं, तो उन्होंने अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को चेंज किया ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा नज़र में आए। वैसे भी जो कपड़ा ब्रिटेन इंडस्ट्रीज़ में बन रही थी और जो कपड़ा इंडियन बना रहे थे, दोनों में थोड़ा बहुत तो फ़र्क था, क्योंकि ये मैन मेड था और वो फैक्ट्री मेड था। तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी। चूँकि इंडियन मार्केट का कपड़ा थोड़ा महंगा होता था, ब्रिटिश मार्केट का कपड़ा सस्ता होता था, और भी बहुत सारे फीचर्स थे।
हम लोग उसको देखेंगे। लेकिन यहाँ पर बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ब्रिटिशर्स ने क्या इस्तेमाल किया उसको समझेंगे। इन लोगों ने फर्स्ट टाइम एडवर्टाइजमेंट का यूज़ किया। एडवर्टाइजमेंट कॉन्सेप्ट भी यही लोग लेकर आए हमारे देश में। एडवर्टाइजमेंट हेल्प इन क्रिएटिंग न्यू कस्टमर्स। कस्टमर को माने जागरूकता दिलाने के लिए कि प्रोडक्ट के बारे में इन लोगों ने एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट लाया। मैनचेस्टर इंडस्ट्रीज पुट लेबल्स ऑन द क्लॉथ मेड इन मैनचेस्टर। ये एक तरीके का होता है ना कि भाई अगर हमारे किसी चीज़ में मेड इन लंदन, मेड इन ब्रिटेन, ये हमारा थिंकिंग है कि देखो हम लोग लंदन का बना हुआ कपड़ा पहनते हैं। तो एक इस तरीके का भावना भी लोगों में बनता था। और उस समय जो था रिच क्लास और पुअर क्लास जो लोग होते थे, रिच क्लास हमेशा बाहर से बने हुए कपड़े पहनते थे, बाहर से बनी हुई चीज़ें ही रखते थे। वो उनका शौक था, उनका लाइफस्टाइल था। इससे क्या होता था, उनका अपना एक स्टैंडर्ड वो लोग मेंटेन करते थे। और पुअर लोग तो भाई बना हुआ देसी कपड़ा ही यूज़ करते थे। तो ये भी एक तरह का मेंटेन मैंने सोसाइटी उस समय इस हिसाब से सोसाइटी का जो थिंकिंग था ऐसा था। तो मैंने मैनचेस्टर इंडस्ट्रीज लोग लेबल लगाते थे, मेड इन मैनचेस्टर, रिटेन इन बोल्ड ऑन द लेबल्स। कस्टमर्स फेल्ट कॉन्फिडेंट टू बाय द क्लॉथ। ये एक तरीके का कस्टमर को विश्वास जगा के रखा था, भाई मैं मेड इन मैनचेस्टर लगा हुआ लेबल लगा हुआ कपड़ा का क्वालिटी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, इसको आप आराम से ले सकते हो। आज भी हम लोग ट्रस्टेड होता है ना, आईएसआई मार्क का अगर लगा रहे हैं, हाँ तो ये बेटर होगा, तो 5 स्टार हो तो बेटर होगा। इस तरीके से हम लोग आज भी प्रोडक्ट में ढूंढते हैं। तो ये चीज़ पहले भी था। द लेबल कैरीज इमेजेस वेर ब्यूटिफुली इलिस्ट्रेटेड विथ इमेज ऑफ इंडियन गॉड एंड गॉडेस। तो वो लोग जो लेबल लगाते थे उस लेबल में उस समय भी हमारे देश के जो माने हम लोग जिन देवी देवताओं का पूजा करते हैं ना, उस इमेज को ये लोग यूज़ करते थे ताकि हमारा भक्ति भावना जुड़ा रहे। ये भी बड़ा अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी था इनका। द प्रिंटेड इमेज ऑफ कृष्णा एंड सरस्वती were also intended to make the manufacture appear familiar to the Indians। ये बड़ा अच्छा टेक्निक यूज़ किया गया था, बिल्कुल ढिंचैक वाला निंजा टेक्निक था। कृष्ण जी का, माँ सरस्वती जी का, क्योंकि हमारा इनके साथ धार्मिक भावना जुड़ा हुआ है, इनकी तस्वीर को ये लोग यूज़ करते थे और ये लोगों को जताते थे कि भाई हाँ मतलब ये इंडियंस के भावनाओं से जुड़े हुए थे। और लोग इस भाव में जुड़ के भी कपड़ा लेने की मैंने इसी मेड इन मैनचेस्टर वाले कपड़ा को लेने के लिए मतलब थोड़ा ज़्यादा उत्सुक होते थे। तो ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका यूज़ किया गया था। मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो प्रिंटेड कैलेंडर्स टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट। ये कॉन्सेप्ट आज भी हम लोग सबके घर में किसी न किसी बुक स्टॉल या कपड़ा दुकान या किसी भी जगह का कहीं ना कहीं हम लोग को कैलेंडर ज़रूर मिलेगा। तो ये कैलेंडर वाला कॉन्सेप्ट भी उस समय से लाया गया जो आज भी चल रहा है। मतलब आप किसी घर में कैलेंडर दे दो, वो पूरा साल भर आपका दुकान का नाम, आपके इंडस्ट्री का नाम साल भर देखता रहेगा कि हाँ ऐसा है। ये भी एक बड़ा अच्छा है, पूरा साल भर आपको देखता रहेगा, आपके नाम को देखता रहेगा तो आपके नाम से फेमिलियर हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। लोग डायरी देते हैं, पेन देते हैं, मतलब अलग अलग जगह लिखा हुआ देते हैं ताकि लोगो यूज़ करते हैं ताकि हमेशा नज़र में आता रहे। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है। तो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट प्रिंटेड द नेशनलिस्ट मैसेज। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करने लगे, ये लोग नेशनलिस्ट मैसेज को प्रमोट करने लगे। तो इनका मैसेज क्या होता था इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट का? एडवर्टाइजमेंट सॉरी इफ़ यू केयर फॉर द नेशन देन बाई ओनली इंडियन प्रोडक्ट्स। ये एक मैसेज था कि अगर आप देश के बारे में सोचते हो तो आप सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स को ही खरीदोगे। ये इनके तरफ से था इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए। एडवर्टाइजमेंट बिकम अ व्हीकल फॉर द नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी। ये जो स्वदेशी की भावना थी ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही फैलाई जा सकती थी। तो इस चैप्टर में हमने ये देखा कि जब इंडस्ट्रीज़ आ गया तो किनको प्रॉब्लम हुआ और किनको फ़ायदा हुआ। इंडियन वेबर्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। एक तो पहले तो उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाने लगा, रॉ मटेरियल यहाँ का था तो कुछ मर्सी होता था। जब रॉ मटेरियल ही मैनचेस्टर से आने लगा तो मर्सी भी ख़त्म हो गया। ऊपर से गोमेस्तस को अपॉइंट कर दिया गया कि भाई सप्लाई दिया गया है तो मैंने आउटपुट भी लेते रहना है, क्वालिटी कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल सब मेंटेन करना है। एकदम उनको इंडियन वेबर्स को हिलने नहीं देना है। घुमा फिरा के
इनको इतना एक्सप्लॉइट करो कि ये पहले भी गुलाम थे, आज भी गुलाम है और समय हमेशा गुलाम रहेंगे। ये वाली भावना उनके मन में बनी रहे कि हम पैदा ही हुए हैं ब्रिटिशर्स को सेवा देने के लिए। तो अल्टीमेटली ये जो एक्सप्लॉइटेशन है ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। आखिरकार कब तक लोग जुल्म सितम को बर्दाश्त करेंगे? अल्टीमेटली गांधी जी के नेतृत्व में इन लोगों ने दिखा ही दिया और रिवोल्ट किया ही किया, जो रिवोल्ट पूरे भारत में एक राष्ट्रीय रिवोल्ट के रूप में सामने आया। चलिए, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चंस वगैरह है तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करके मैं बहुत जल्द वीडियो दूंगा जो आपके एग्ज़ाम को कवर करेगा। उसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड हर साल के क्वेश्चंस भी मेंशन होंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।